देखो आर्टिकल 16, देखो अभी राइट टू इक्वालिटी के ही आर्टिकल चल रहे हैं, और राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक था तुम्हें पता है ना? कितने 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 आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी में? हाँ 14 टू 18, तो अभी हमारा बस 16 चल रहा है ये, और इसमें हम 16, 17 और 18 आज ही कर लेंगे। ये फंडामेंटल राइट तुम्हारा काफी लेंथी टॉपिक है, 14 टू 18, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है? कि सभी नागरिकों को जो राज्य के अधीन कोई भी सर्विस होगी, कोई भी सेवाएं होंगी, उन पदों पर जो नियुक्ति होगी उसमें समान अधिकार मिले होंगे, ठीक है, उसमें समानता होगी, समान अधिकार उनको मिलेंगे। No citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office। और कोई भी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा या फिर उसे अकुशल या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या फिर इन एलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा। किस किस ग्राउंड पे नहीं ठहराया जाएगा? रेस के, कास्ट के, रिलीजन के, उसे ऑन द ग्राउंड्स, इनएलिजिबल ऑन द ग्राउंड्स। अब किस किस के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता? ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, इट मीन्स लिंग, लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। अब ये आर्टिकल जो 15 है उससे अलग है। देखो आर्टिकल 15 तो किसके बारे में कहता है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये बात करता है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, कि किसी भी नागरिक को, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को, ठीक है, कोई भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी, और राज्य सरकार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राज्य, जो स्टेट है हमारे, वो सेंटर भी राज्य की डेफिनेशन में ही आता है, ठीक है, जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो भी राज्य के उसमें ही आती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि कोई भी रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के भी साथ कैसा भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव किसके टर्म्स पे? कि उसे इन बेसिस पे कोई भी सेवा में नियुक्ति करने से मना नहीं किया जाएगा, यानी कि वो किसी भी पद पे अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो उनको सिर्फ इन बेसिस पे मना नहीं किया जाएगा कि आपका तो रिलीजन अलग है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, आपकी रेस अलग है। अच्छा रेस तुम्हें सुनते ही हो, रेस, रेस का मतलब क्या है? नस्ल, ठीक है। अब कैसे कि वेदर इट इज किस रेस का है, इंडियन रेस में, इंडियन में भी हम वी आर नॉट फुली आर्यंस, मिक्सचर है, हमारी जो रेस है दैट इज मिक्सचर, कुछ एशियन है, कुछ इंडो अफ्रीकन है, कुछ अमेरिकन है, कुछ एंग्लो इंडियन है, कुछ ऑस्ट्रेलियन है, तो मिक्सचर है सब चीजें। तो सिर्फ रिलीजन, धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या फिर उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये जो रूल है, ये जो रूल बना है, इसके 3 एक्सेप्शन हैं,
देखो अब इसके 3 एक्सेप्शन है, उन 3 एक्सेप्शन में सबसे पहले लिखो फर्स्ट, इसमें कहा ना कि प्लेस ऑफ रेजिडेंट के आधार पे नहीं करा जाएगा भेदभाव, लेकिन इसमें फर्स्ट जो है पार्लियामेंट रेजिडेंट एज ए कंडीशन किसी भी जॉब के लिए कर सकती है, ठीक है। और ये किस में लिखा हो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड एज टू रेजिडेंट एक्ट 1957, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंट एज ए कंडीशन। अच्छा देखो, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जैसे तुम स्टेट सर्विसेज में अप्लाई करते हो ना, स्टेट सर्विसेज में, अब स्टेट सर्विसेज कैसे होती है कि जो स्टेट सर्विसेज होती है जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूनियन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या बीपीएससी हो गया, बी हाँ ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें क्या रहता है कि वहां के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर तुम यूपी में हो और यूपी की सर्विस कमीशन में अप्लाई कर रहे हो, तो तुम वहां की जो लिस्ट है, जिस लिस्ट में तुम हो उसी लिस्ट में आओगे, कि इफ यू आर रिजर्व्ड लिस्ट में हो तो तुम्हें रिजर्व्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर तुम जनरल में हो तो तुम्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर तुम यहाँ पे रिजर्व में हो, यहाँ पे तुम्हें रिजर्वेशन मिला है और तुम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में वो करना चाह रहे हो, तो वो तुमको उसमें नहीं देंगे। लिस्ट जो होगी वो ऐसे नहीं कि तुम्हें वहां भी उसी लिस्ट में डाल देंगे, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई ओबीसी से है और वो यहाँ ओबीसी से है यूपी में, और बिहार के लिए वो अप्लाई कर रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब के लिए, तो वो वहां पर एज अ जनरल काउंट होगा, जनरल कैटेगरी का काउंट होगा, वो वहां पे ओबीसी नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है रेजिडेंट एज अ कंडीशन कि उसका वहां पे रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब अगर यूपी में वो अप्लाई कर रहा है और वो यूपी का ही रहने वाला है तो उसे उत्तर प्रदेश में रहने की जो उसकी सर्विस है उसके बेनिफिट उसे मिलेंगे, अदरवाइज उसे नहीं मिलेगी। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंट एज अ कंडीशन, कहाँ कहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए, इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी, किसी भी स्टेट की यूटी में, यूनियन टेरिटरी में जॉब देने के लिए, या लोकल अथॉरिटी में जॉब देने के लिए वो रेजिडेंट को एक क्राइटेरिया बना सकती है, ठीक है, कि वो यहीं का रहने वाला हो। जैसे कि अगर कोई फॉर इंस्टेंस कोई फॉरेनर है, फॉरेनर मीन्स कोई भी है, ठीक है, और वो यहाँ पे आकर जॉब करना चाहता है, जॉब लेना चाहता है पब्लिक सर्विस के अंदर, मतलब पब्लिक उसमें, प्राइवेट में तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसे पहले यहाँ पे रहना होगा। और अभी जो हमारा पीरियड है कितने उसका सिटीजनशिप का कितना होता है कि मोर देन 11 मंथ्स वो यहाँ पे, नहीं 11 मंथ्स नहीं, ईयर, 11 ईयर वो यहाँ पे रहा हो, ठीक है, मतलब ये क्राइटेरिया है वो देने का, सिटीजनशिप देने का बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दी जा सकती है, पर ये कंडीशन उसे रेजिडेंट की पूरी करनी पड़ेगी। और वहां यहाँ पर वो पब्लिक गवर्नमेंट के अंदर वो चाहता है जॉब, ठीक है, कि उसे जॉब मिल जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले दिखाना पड़ेगा कि मैं इतने साल यहाँ पे रहा हूँ, मैं यहीं का सिटीजन हूँ, तभी उसे जॉब दी जाएगी। अगर वो फॉरेन का है और तुमने उसे कोई भी ऐसी पोस्ट दे दी, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये वो हम नहीं दे सकते बेटा किसी को, किसी फॉरेनर को हम ऐसी पोस्ट नहीं दे सकते, या तो वो यहाँ का रेजिडेंट हो या सिटीजनशिप उसने ले रखी हो तभी देंगे, वो कहीं और का सिटीजन है और हम यहाँ पे उसे अपनी गवर्नमेंट जॉब दे दें तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट रेजिडेंट एज अ कंडीशन बना सकता है, और किस एक्ट के तहत बना सकता है, एक्ट भी लिख लो, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट,
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी याद रखना, क्योंकि एक्ट भी बहुत पूछे जाते हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब तुम फिल करते हो कि कहाँ के रहने वाले हो, तो उसमें इंडियन भी तुम्हें नागरिकता अपनी लिखनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट एज अ रेजिडेंट, रेजिडेंट, ये आया था 1957। 1957 इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट दे सकती है। पर ये चीज याद रखना, जो ये वाला एक्ट है, ये एक्सपायर्ड हो गया था। इट हैज बीन एक्सपायर्ड इन द ईयर 2000, सॉरी 2000 नहीं, 1974 में ये एक्ट, इसकी जो टर्म्स थी वो एक्सपायर्ड हो गई थी। और अब ये सिर्फ दो स्टेट में लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये याद रखना कि ये अभी तक सब जगह एक्सपायर हो गया हो, और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एंड आंध्र एपी लिख लेना, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश पूरा लिख लेना। अब इसका क्लोज बी क्या कहता है, ये तो हो गया इसका क्लोज ए। अब इसका क्लोज बी क्या कहता है? बी कहता है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन। ये इसके एक्सेप्शन चल रहे हैं। आर्टिकल तो अपने आप में ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और ये, मतलब उसका इनएलिजिबिलिटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि अगर वो मेल है फीमेल है, यानी कि मेल है तो उसको जॉब दे दी जाएगी, फीमेल है तो नहीं देंगे, या फिर मेल को नहीं देंगे फीमेल को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंजीनियर है, ठीक है, और वो किसी कंप्यूटर साइंस के उसकी जॉब में जाता है, ठीक है, वहां की कोई पोस्ट है, वहां पे वो जॉब में जाता है, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, वेदर इट इज मेल या फीमेल, तो उसे जॉब दे दी जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पे अगर उसकी सोर्स होगी तो उसे मिल जाएगा, बट ज्यादातर जो देखा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वहां पर क्या चलता है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ले ही लेंगे। ठीक है, बाकी जो लेटरल एंट्री होती है गवर्नमेंट में, वहां तो तुमको पता ही है कि क्या क्या चलता है। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पर क्या होता है कि अगर तुम एलिजिबल हो, तुम उसके लायक हो जॉब के, तुम सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, तो तुम्हें देंगे, चाहे तुम मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर। ठीक है, वो देते ही है। बट इसका जो क्लोज बी कहता है, क्लोज बी बात करता है रिजर्वेशन की। ठीक है, अब रिजर्वेशन कैसा, देखो, अब इसकी भी बात तुम ध्यान से दिमाग में तुम्हारे होनी चाहिए कि इसके लिए क्यों कहा गया था। द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। ये क्या कहता है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन, लेकिन ये रिजर्वेशन सबके लिए नहीं था, ये उनके लिए था जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, जिनका जो प्रतिनिधित्व है जॉब में वो पूरी तरह से नहीं है, या वो बहुत संख्या में बहुत कम थे, ये उनके लिए था। और तुम्हें याद हो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला गया था, तो ये कहा गया था कि दिस इज ओनली फॉर 10 years। याद है, 10 साल के लिए था। और क्यों कहा गया था 10 साल के लिए, कि जैसे ही उनकी जो सिचुएशन है बैकवर्ड क्लासेस की, वो जैसे ही ठीक हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनकी सिचुएशन सुधरी नहीं, और उसके बाद ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर और 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया, और 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया, और अब ये परमानेंट ही बन गया। अब इसे हटाने की बात भी होती है तो राइट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तुमने जाट आरक्षण में सुना होगा, तुम भी ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। पता क्या है इसमें, क्या है कि फिर पॉलिटिकल लोगों ने, पॉलिटिक्स इतनी खराब हो गई कि उन्होंने लोगों के माइंड में ये डाल दिया कि अगर तुम्हें ये नहीं दिया जाएगा तो तुम एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होंगे। नहीं तो क्या होना चाहिए, मेरिट के बेस पे आना चाहिए। ठीक है, हम किस में बिलीव करते हैं, मेरिट में, कि
उसी पोस्ट के लिए अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम भी ले लो, या वहां पे पर्टिकुलर कोई एग्जाम है, जैसे कि ये एग्जाम चल रहा है, भाई तुम भी उतने एलिजिबल हो तो तुम भी उसे ले लो पोस्ट को, ठीक है, वहां पे उसको एग्जाम को क्लियर कर लो। और अगर दूसरा पर्सन है जो अनरिजर्व है वो भी उतना ही कैपेबल है, ठीक है, तो होना चाहिए था क्या मेरिट बेस्ड पे, पर इन्होंने बाद में वो 10 years इंक्रीज करके पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, और फिर क्या किया, लोगों का माइंड वॉश कर दिया कि बिना रिजर्वेशन के तुम चल ही नहीं पाओगे, और अलग अलग फिर सेक्टर को भी दे दिया। जैसे कि अभी कर्नाटका में एक रूलिंग आई थी, कर्नाटका गवर्नमेंट में, कि एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना उनको कोटा दिया जाता है, ठीक है, अब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उनका कोटा खत्म करके लिंगायत कम्युनिटी को दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया कि वो लिंगायत कम्युनिटी को दे दिया कोटा उनसे लेकर के, मतलब उनका खत्म कर दिया और आपने उनको दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि पहले तो हमें बेसिस बताओ कि क्यों किया है, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं बना कि क्यों किया, बट फिर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है एजुकेशन में, कि सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट्स होते हैं 8% जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट्स होते हैं ना स्कूल से, सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के होते हैं, ठीक है, तो आप ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो आप इनसे लेकर के किसी और को नहीं दे सकते जब तक इनकी सिचुएशन नहीं सुधर जाती। इनकी सिचुएशन एसटी और एससी कम्युनिटी से भी वर्स्ट है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो कोटा दिया है लिंगायत को ये खत्म है। अब लिंगायत को तब दे सकते थे जब लिंगायत एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे, वो तो अच्छा कर रहे हैं अपने उसमें स्फेयर में, तो ये कुछ कुछ क्राइटेरिया थे, ये दिया गया था सिर्फ उनको वो करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, अपलिफ्टमेंट के लिए, बट इन्होंने क्या बना दिया, एजेंडा बना दिया। ठीक है, अब तो इसमें लिख लेना स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन, और किसके लिए दे सकते हैं, या ये भी याद रखना, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। और कहाँ पर स्टेट सर्विसेज, सिर्फ ये किसकी बात करता है, स्टेट सर्विसेज की, कि जो स्टेट के अंडर में सर्विस आती है अगर वो वहां पे एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो वहां पर दिया जाए।